हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर 4 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 12th के राजनीतिक विज्ञान के 3 मॉडल पेपर, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य के मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। साथियों, इस सभी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और इन सभी की जो पीडीएफ है हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12th के अंदर है फ्री के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन करना है और उस लिंक को ज्वाइन करके आप फ्री के अंदर पीडीएफ हमारी देख सकते हो। ये वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी पूरा देखना है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा भी मॉडल पेपर के साथ साथ करता रहता हूं और उन प्रश्नों को आप अलग से बुक के अंदर नोट करके बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन अस्तित्व में है। तो इसका सही आंसर होने वाला है जो नाटो है, वो वर्तमान के अंदर है सैन्य संगठन के रूप में अस्तित्व में है। नाटो यानी उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन वर्तमान समय में अस्तित्व में है। जन्म के समय इसकी संख्या 12 थी और जबकि वर्तमान समय में ये संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर था। दूसरा सवाल है आपसे, मिखाइल गार्बोचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे। आरबीसी 2016 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1985 के अंदर है। वो आपके मिखाइल गार्बोचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तथा सोवियत संघ के सुधारों की प्रक्रिया भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। आगे तीसरा सवाल है, गार्बोचेव का तख्ता पलटने के विरोध में किसकी भूमिका अहम थी। तो इसका सही आंसर होने वाला है कि आपको बोरिस येल्त्सिन की है महत्वपूर्ण इसके अंदर भूमिका थी, ठीक है। तो बोरिस येल्त्सिन ने गार्बोचेव के तख्ता पलट का विरोध किया, जिससे वे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और सोवियत संघ के पतन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। कौन? बोरिस आपके येल्त्सिन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका शिमला समझौते का संबंध किन देशों से है। तो शिमला समझौते का संबंध है वो किन देशों से है। तो शिमला समझौते का जो संबंध है वो आपके से ऑप्शन करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान से है। किससे है? भारत और पाकिस्तान से है। 1971 में भारत पाक के युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच संपन्न हुआ था। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। शिमला समझौता कब होता है? 3 जुलाई 1972 को होता है। किन किन के बीच हुआ? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान है उनके जो नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच है ये समझौता संपन्न होता है। आगे पांचवा सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। तो भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कब शामिल होता है? 30 अक्टूबर 1945 को भारत है और संयुक्त राष्ट्र के अंदर सदस्य के रूप में है शामिल होता है, ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था। तो संयुक्त राज्य पर है जो कब किया गया था, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं। 11 सितंबर 2001 को किया गया था, ठीक है। तारीख आप डाल देना, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला किया और जिससे अमेरिका के लगभग 3000 नागरिक मारे गए थे। इन चीज़ को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे सवाल है आपके, प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए थे। तो प्रथम आम चुनाव है वो कब संपन्न करवाए गए थे। तो इसका सही आंसर है 1951-52 के अंदर है प्रथम आम चुनाव है वो संपन्न करवाए गए थे और इन चुनाव को 1952 चुनाव कहकर भी पुकारा जाता है, ठीक है। 1951-52 के अंदर प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। आगे सवाल संख्या 8 है,
निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना है श्रीमन नारायण के द्वारा है प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था? तो भारत के अंदर पहला परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर कब किया गया था? सन 1974 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? सन 1974 के अंदर किया गया था। और कौन सा महीना था? मई महीने के अंदर किया गया था, 5वां महीना था। और आपको बताना था इन परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये इसका जवाब है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 मई 1974 के अंदर होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 10वां सवाल, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है वो पारित हुआ? यानी आपका 10वां सवाल है कौन सा होता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1975 यहाँ पर है वो घोषित आंतरिक आपातकाल के दौरान 1976 के अंदर किया गया था। और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, यानी छोटा संविधान भी इस संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 11वां सवाल, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये लोकप्रिय नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका सही आंसर है जो आज़ादी के बाद द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत हिंदी भाषा और उत्तर भारत की संस्कृति का विरोध करते हुए ये नारा दिया गया था। तो ये कौन सा आंदोलन था? द्रविड़ आंदोलन था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण है दिन दिन घटता जाए। तो ये द्रविड़ आंदोलन का लोकप्रिय नारा था। आगे सवाल संख्या 12 है, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 है यहाँ पर 85 के अंदर है किया गया था। ठीक है, यानी लगभग पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम जो आपके महिला अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपके 1986 है, 85 नहीं है। ठीक है ना, 1986 के अंदर है वो महिला जो मुस्लिम महिला अधिनियम है वो पारित किया गया था। इसके अंदर ऐसा हुआ था साथियों कि 1985 में शाहबानो मामले के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो आपको 1985 नहीं लगाना है, 1986 के अंदर है मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है शीत युद्ध वर्ष 1945 से वर्ष 1991 तक चला। दूसरा है जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कॉपी अनान जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे करवाए जाएं। ठीक है, तीसरा है एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना कितना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत होती है। नेक्स्ट है चौथा, सिंधु नदी जल संधि पर जवाहरलाल नेहरू तथा अयूब खान के हस्ताक्षर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, सन 1975 ईस्वी में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण ने किया था। और अगला छठा है मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब आपसे सवाल संख्या 3 के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्नों को पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाल्टिक देशों के नाम से किन देशों को जाना जाता था? तो बाल्टिक देश किन्हें कहा जाता? तो यहाँ पर आपको बाल्टिक सागर के पास स्थित देश लिथुआनिया, एस्टोनिया व लेटेविया को है बाल्टिक देश कहा जाता है। दूसरा है दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व किस देश ने किया था? तो दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों को कहा जाता है और इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। तीसरा है 1917 की साम्यवादी क्रांति कहाँ तथा किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आपको लिखना है 1917 की साम्यवादी क्रांति रूस तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई। यह क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है चौथा, रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है सोवियत संघ के पतन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी रूस बना तथा रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस
येल्त्सिन बने। कौन बने थे? बोरिस येल्त्सिन बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां सवाल, अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर क्यों आक्रमण किए? तो यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की तथा इसके विरोध में अमेरिका ने सन आपके 1999 में है यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अगला सवाल, 1998 में अमेरिका दूतावासों पर किन देशों में आतंकी हमले किए गए थे? तो यहाँ पर है नैरोबी केन्या, दार एस सलाम तंजानिया के अंदर हमले किए गए थे। आगे है मानवता की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर है विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आगे सवाल संख्या 8 है, 1980 के दशक की किस घटना ने विश्व समुदाय की आंख खोल दी थी? तो आपको याद रखना है 1980 के दशक के मध्य में अटलांटिक के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। ठीक है, तो आपको बताना है ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये इसका आपको उत्तर देना है। यह ऊपर आकाश में पाई जाती है या फिर धरती पर ही है कहीं या फिर कहीं महासागरों के किनारे पर है, ये कहाँ परत पाई जाती है और ये क्यों ये परत हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसको आप उत्तर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अगला है 9वां सवाल, वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कोई 2 कारण बताइए। तो पहला है प्रौद्योगिकी, लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, ये वैश्वीकरण के जिम्मेदार दोनों कारण हैं। 10वां है आर्थिक वैश्वीकरण का बढ़ावा देने में किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अहम भूमिका रही है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व व्यापार संगठन की और विश्व बैंक तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां सवाल, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध क्यों किया गया था? तो आपको लिखना है सरदार सरोवर परियोजना को या परियोजना से जो पर्यावरण को खतरा था तथा स्थानीय लोगों का विस्थापना का सामना करना पड़ा, इसलिए इसका है विरोध किया गया था। ठीक है, तो इन चीजों का आपको याद रखना है। आगे आपसे खंड ब के अंदर है लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी सब सीमा है वो 50 दी गई है। पहला सवाल दिया गया, अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके विरुद्ध चलाया था? तो आपको लिखना है अमेरिका पर आपके 9/11 यानी के आतंकी हमले के विरुद्ध अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक अभियान छेड़ा और जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता था। और इस अभियान के दौरान अमेरिका ने आतंकी हमले के विरुद्ध आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की तथा आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा तथा कुछ आतंकवादियों को पकड़कर जो है नामक खुफिया जेल में है रख दिया था। ग्वांतनामो बे जो नामक खुफिया जेल थी उसके अंदर रख दिया थे। ठीक है, 5वां सवाल है, सर क्रीक विवाद का संबंध किन 2 देशों से है? तो सर क्रीक विवाद है, सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है और भारत के कच्छ तथा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में ये स्थिति है और ये दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। ठीक है, सर क्रीक विवाद। ठीक है, आगे है 6वां सवाल, भारत तथा चीन के बीच किन मतभेदों के कारण 1962 का सैनिक संघर्ष हुआ? तो आपको लिखना है 1959 में दलाई लामा को शरण दिए जाने के कारण चीन भारत से नाराज था। दूसरा है चीन एशिया में स्रोत शक्ति बनना चाहता है और इसीलिए शक्ति प्रदर्शन के लिए भी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दोनों बातें आपको याद रखना है। आगे 7वां सवाल है, आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है? तो आपको बताना है ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने के लिए
कार्य करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की पारमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं, जिससे नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए रोका जा सके। इसलिए आणविक जो ऊर्जा एजेंसियों का ये महत्वपूर्ण कार्य है। 8वां सवाल है, न्याय युद्ध क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देशों को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा या दूसरों को जनसाहस से बचाने के लिए ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध साधनों को सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस धारणा को न्याय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, 9वां है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित संधियों के नाम लिखिए। तो अंटार्कटिका संधि होती है कब, 1959 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ठीक है, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार ये कब होता है, 1991 के अंदर। तीनों को आपको याद रखना है। आगे 10वां है, वैश्वीकरण के चलते किस कारणों से अब विचारों के प्रवाह में राष्ट्रीय सीमाओं की बाधा यानी रुकावट नहीं रही है। तो आपको लिखना है निसंदेह टेलीग्राफ, टेलीफोन हो गया, माइक्रोचिप, इंटरनेट इत्यादि नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों के बीच क्रांतिकारी बदलाव किए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई है, जिससे विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे 11वां सवाल है, भारतीय राजनीति में डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे और अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान का पुरजोर समर्थन किया था। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण योगदान था। 12वां है, गैर कांग्रेसवाद का नारा कब और किस नेता के द्वारा दिया गया था और इसका क्या कारण निकला। तो ये चौथे आम चुनाव सन 1967 से पूर्व समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था, जिसका अर्थ गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट होना था और जिससे कांग्रेस को पराजित किया जा सके। और इसके परिणाम स्वरूप 1967 के चुनाव में कांग्रेस अनेक राज्यों में अपनी सत्ता खो बैठी तथा केंद्र में भी उसकी सीटें पिछली 3 आम चुनाव की अपेक्षा कम हो गई थी। ठीक है, तो ये गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले जो नेता थे उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। आगे 13वां सवाल है, कांग्रेस की फूट के पश्चात कौन से 2 राजनीतिक दल उभरे तथा इनका क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर बताना है सन 1969 में कांग्रेस विभाजन के पश्चात जो 2 राजनीतिक दल सामने आए और उनके नाम कांग्रेस आर तथा कांग्रेस ओ। ठीक है, कांग्रेस आर का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी और कांग्रेस ओ का नेतृत्व जो सिंडिकेट कर रहा था, कौन कर रहा था, सिंडिकेट कर रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, निज लिंगपा थे। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस आर को नई नीतियां बनानी पड़ी और आगे चलकर वह इसमें सफल रही, जबकि कांग्रेस ओ आगे चलकर पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। 14वां सवाल है, भारत सरकार के किस कार्य ने मछुआरों की जिंदगी को बड़े तौर पर प्रभावित किया। इन मछुआरों ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन बनाया था। तो आपको लिखना है सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति के जरिए मशीनीकृत मत्स्य आखेट तथा भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए आपके है बॉटम ड्राउलिंग जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी। तो मछुआरों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हुआ और वे राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर है नेशनल फिश वर्क्स फोरम के नाम से एक संगठन के रूप में आ खड़े हुए, जो कि केरल मछुआरों की एक आवश्यकता थी। तो मछुआरों के लिए कौन सा संगठन बनाना पड़ा, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम नामक संगठन बनाना पड़ा। आगे 15वां सवाल है, रामास्वामी नायकर, ठीक है, का संक्षिप्त जीवन पर्ची लिखना है। तो आपको लिखना है EV रामास्वामी नायकर पेरियार का जन्म
है 1979 में हुआ। पेरियार ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा हिंदी और उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत पर थोपने के विरुद्ध आंदोलन चलाया। और पेरियार ने द्रविड़ कड़गम यानी कसगम, ठीक है, नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 16वां सवाल है, आपके विचार में क्या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संघात्मकता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक तर्क था या अथवा एक अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में? तो आपको लिखना है 1973 में आनंदपुर साहिब के हुए एक सम्मेलन में क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़े प्रस्तावों को अकालिया के एक तबके के पास किया और उस प्रस्ताव में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने की बात कही गई थी। और इस प्रस्ताव में सिख कौम यानी नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला प्रभुत्व या वर्चस्व का एक ऐलान किया गया था। और अपने इसी प्रस्ताव के कारण ये संघात्मकता को सुदृढ़ बनाने के स्थान पर एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा साथियों से के अंदर आपके बड़े प्रश्न दिए गए हैं, ये आप सभी PDF के अंदर देख लेना। 17वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उड़ीसा पॉस्को प्लांट को किन आधारों पर जन विरोध का सामना करना पड़ा? ठीक है, आगे 18वां सवाल है, 1962 में हुए चुनाव के विरुद्ध आपके 1962 में हुए चीन के युद्ध ने किस प्रकार भारत की छवि को देश और विदेश में धक्का पहुंचाया? किन्हीं 4 बिंदुओं के व्याख्या करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 19वां सवाल है, गुजरात आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 20वां है, आपके 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इन मुद्दों को राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव के क्या स्वरूप सामने आए? ठीक है, निबंधात्मक सवाल के अंदर पहला सवाल है, शीत युद्ध का अर्थ बताओ। शीत युद्ध कालीन सैन्य संगठन कौन से थे? महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के अपने गुटों में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अथवा के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, गुट निरपेक्ष देशों में नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग क्यों की और कारण समझाते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने अच्छी तरीके से इन उत्तरों को लिखा है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। 22वां है, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। और अथवा के अंदर चीन के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझाइए। ठीक है, दोनों सवालों के जवाब है अच्छी तरीके से दिए गए हैं। 23वां है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? इन चुनौतियों को किस प्रकार से समाधान किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, 2015 के अंदर पूछा गया है। और अथवा के अंदर आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ, कथन को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि आज़ाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए हमारे नेता गणों ने क्या क्या प्रयास किए थे। ठीक है, तो ये इसके सभी के सही आंसर की PDF आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप कोई भी हमें सवाल पूछना चाहते हो तो बेझिझक रूप से आप पूछ सकते हो। जो भी हमने विषय करवाए हैं उनके सारे मॉडल पेपर हमारे द्वारा बनाई गई प्ले लिस्ट के अंदर सेव है। आप प्ले लिस्ट जाकर विषयवार हर एक मॉडल पेपर को देखिएगा। और मेरा मानना है, अगर आप एक एक मॉडल पेपर को हर रोज़ देखते हो तो आपको परीक्षा के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो हमारी मेहनत है वो आपके लिए अच्छी तरीके से काम आने वाली है। तो आप लगातार अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि और भी हम आपके लिए अच्छा काम करें, और भी हम इससे ज़्यादा करेंगे। और PDF भी आपको हम फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर फ्री के अंदर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश जारी है। लगभग 1 मार्च तक सभी मॉडल पेपर डाल दिए जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।